चलो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड विथ स्ट्रिंग्स। कोई दो बॉडी या एक बॉडी को अगर आप स्ट्रिंग से लटका देते हो, मान लो कि मैंने ये रहा सीलिंग छत और मैंने इस धागा को इस पर ज्वाइन करते हुए एक ब्लॉक जिसका मास m है इसको मैंने लटका दिया। ठीक, अब ये धागा क्या करेगा? अब ये डिपेंड करता है धागा के ऊपर। अगर ये धागा बहुत पतला है, इतना पतला है कि वो इसके वेट को सह नहीं पाएगा तो ये टूट जाएगा। अगर मान लो इस धागा में इतनी क्षमता है कि नीचे में लगने वाली, इसके ऊपर लगने वाली जो वेट है mg है, इसको बैलेंस करने के लिए धागा एक टेंशन फोर्स डेवलप करेगा। तो आज हम वही बात करने वाले हैं कि टेंशन क्या होता है। तो चलो समझते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? टेंशन इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इस धागा के बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक, एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द स्ट्रिंग विच बिकम्स एक्टिव। अच्छा, मान लो ये धागा ऐसे पड़ा हुआ है तो क्या इसके अंदर में टेंशन होगा? बोलना नहीं। इस धागा के अंदर में टेंशन तभी डेवलप होगा जब इससे आप कोई एक ब्लॉक या किसी चीज़ को अटैच करते हो, जब इसके ऊपर कोई एक आप लोड लगाते हो, या यूँ कहे एक mg वेट नीचे की तरफ लग रहा है, तो विच बिकम्स एक्टिव ओनली व्हेन द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच। जब इस धागा को आप खींचने की कोशिश करते हो तो इस दौरान जिस पॉइंट से आप खींचने चाहते हो उसके अपोजिट एक टेंशन डेवलप होता है। यहाँ तक क्लियर है? पक्का? ठीक, यही चीज़ लिखा हुआ है। अब हम एक काम करते हैं, इस टेंशन के बारे में थोड़ी सी कुछ जानकारी समझ लेते हैं। देखो कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं अबाउट टेंशन। पहला पॉइंट क्या है कि इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। अब मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा जानकारी समझ लो कि मान लो ये धागा मैंने ऐसे लिखा, इस धागा को मैंने क्या किया, जूम किया समझने के लिए। अब इसके मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, ये पास पास रहे हुए हैं। जब इस धागा को आप किसी फोर्स से खींचते हो तो क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल है, इन दो मॉलिक्यूल के बीच में पहले क्या है, एक सफिशिएंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन लग रहा है। ठीक है, लेकिन जो ही आप इस मॉलिक्यूल को दूर खींचने की कोशिश किए तो क्या होता है, ये नेबरिंग मॉलिक्यूल इसको अपनी ओर पास लाता है और यहाँ पे एक फोर्स डेवलप होता है जिसे हम बोलते हैं टेंशन। यहाँ तक समझ पाए? सिमिलरली ये टेंशन हर मॉलिक्यूल के बीच में डेवलप होता है। तो अगर ये धागा, ये स्ट्रिंग आइडियल है, आइडियल क्या है उसके बारे में हम कुछ देर में आपको बताते हैं। तो क्या होगा कि ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है, मतलब इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो दूर जाते हैं, इसके बीच में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप होता है। ठीक है, तो आपसे कई बार पूछ लिया जाता है टेंशन का नेचर कैसा होता है। मैंने आपको बताया था दुनिया में या ब्रह्मांड में जितने भी फोर्स हैं बेसिकली चार टाइप के ही नेचर के फोर्स हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और चौथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये कोई भी फोर्स हो, बाकी जितने भी फोर्स हैं वो इन्हीं चार में से कोई एक नेचर के होंगे। तो टेंशन कैसा नेचर का है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज पुलिंग इन नेचर। इसको याद रखने का तरीका याद रख, मतलब ऐसे याद रखना कि यार हम रस्सी की मदद से किसी चीज़ को खींच सकते हैं, किसी को धक्का थोड़ी दे सकते हैं। अगर वो आइडियल स्ट्रिंग है तो उसको हम खींच सकते हैं। जैसे कुएं के अंदर में जो बाल्टी या जो कुछ भी कंटेनर हम फंसाते हैं तो हम बाल्टी नीचे डालें, इसके बाद उसमें पानी जो भर जाता है तो उसको हम ऊपर खींचते हैं। क्यों खींच पाते हैं? क्योंकि तुम बोलोगे सर पानी में से भरा हुआ जो बाल्टी है उसके ऊपर नीचे लग रहा है mg, लेकिन हम टेंशन की मदद से और अपने पुलिंग फोर्स की मदद से हम इसको खींच पाते हैं। समझ पा रहे हो? तो जो टेंशन फोर्स है वो हमेशा क्या होता है? पुलिंग फोर्स होता है। क्लियर? अगला पॉइंट क्या कहता है? इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द टाइड एंड ऑफ द स्ट्रिंग और अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका क्या मतलब हुआ? इधर समझो। देखो ये अपने पास एक स्ट्रिंग है जिसके दो पॉइंट अलग अलग जगह से अटैच्ड है। एक तो सीलिंग से अटैच है, ये टाइड पॉइंट है, और इस स्ट्रिंग से एक ब्लॉक अटैच है। ठीक है, ये ब्लॉक अटैच है। तो क्या कह रहा है कि जो टेंशन होगा वो जहाँ जहाँ अटैच पॉइंट है उसके अवे लगेगा। तो यहाँ पे एक टेंशन लग रहा है और सीलिंग से नीचे की तरफ एक टेंशन लगेगा। याद रखना, बच्चे क्या करते हैं, टेंशन हमेशा ऊपर कर देते हैं, छत की तरफ थोड़ी लगेगा। टेंशन तो हमेशा पुलिंग फोर्स है, तो छत से रस्सी खींचता है ना। इसीलिए टेंशन हमेशा टाइड एंड से दूर लगता है, अवे लगता है। या देखो यहाँ पे mg,
देखो इट ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द टाइड एंड ऑफ द स्ट्रिंग और अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उससे दूर लगता है। यहाँ तक समझ में आया? जो चाहे स्ट्रिंग है उससे, देखो चाहे सीलिंग है तो कभी भी, अब जब FBD बनाया करो तो स्ट्रिंग है, मान लो यहाँ पे है, इसको मान लो इस एंड को मैंने इस दीवार से लगा दिया तो यहाँ पे टेंशन इधर की तरफ डेवलप होगा, लेकिन इस दीवार पे लगे हुए पॉइंट से इधर की तरफ डेवलप होगा। यहाँ तक समझ में आया? 3 पॉइंट क्लियर हुआ क्या? कि इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, इट इज़ ऑलवेज पुलिंग इन नेचर, और इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द टाइड एंड ऑफ द स्ट्रिंग और अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो भी कॉन्टैक्ट पॉइंट है स्ट्रिंग के उससे अवे लगता है। यहाँ तक क्लियर? अब चौथा पॉइंट समझते हैं। देखो क्या कह रहा है कि अगर मान लो ये धागा, देखो ये धागा बिल्कुल स्ट्रेट है या यूँ कहे स्टाउट इन, बिल्कुल तना हुआ धागा है, खिंचा हुआ है, तो उसके अंदर में तो टेंशन डेवलप होगा। लेकिन यही अगर लूज स्ट्रिंग हो जाए तो क्या टेंशन डेवलप होगा? बोलना नहीं। टेंशन इन द स्लैक स्ट्रिंग इज ऑलवेज जीरो। कोई भी जो लूज धागा है उसके अंदर में कोई टेंशन डेवलप नहीं होगा। टेंशन इन स्लैक और लूज स्ट्रिंग इज ऑलवेज जीरो। यहाँ तक समझे? आगे देखो, टेंशन कैन नेवर बी निगेटिव। टेंशन फोर्स कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा टाइड इन के अपोजिट लगता है। अच्छा मुझे बताओ, कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा फोर्स की वैल्यू या तो जीरो भी हो सकती है या फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, किसी फोर्स की वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है। निगेटिव फोर्स का मतलब डायरेक्शन अपोजिट। लेकिन टेंशन की सबसे कम वैल्यू क्या होगी? जीरो। निगेटिव कभी हो ही नहीं सकता, याद रखना। टेंशन फोर्स कैन नेवर बी निगेटिव, इट इज ऑलवेज पुलिंग इन नेचर। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक। इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, इट ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द टाइड एंड। जो भी ब्लॉक रहेगा, जो चाहे वो सीलिंग से लटका हुआ स्ट्रिंग है तो सीलिंग से अवे लगेगा टेंशन, ब्लॉक के ऊपर लगेगा टेंशन, ब्लॉक से अवे मतलब जो पुलिंग फोर्स है उसके अवे। या यूँ कह, देखो यहाँ पुलिंग फोर्स इन द सेंस यहाँ पे mg लग रहा है, mg के अवे जो कुछ, अगर टेंशन को कोई फोर्स स्ट्रेच कर रहा है उसके अपोजिट लगेगा। समझ में आ गया? ये सारी बातें थी टेंशन से रिलेटेड। क्लियर? ठीक। अब हम बात करेंगे आइडियल स्ट्रिंग के बारे में। देखो कोई धागा या कोई भी स्ट्रिंग आइडियल कब होता है? मैंने आपको इसके ब्रैकेट में कुछ लिखा है कि आइडियल स्ट्रिंग को ही हम मासलेस स्ट्रिंग भी कहते हैं। सिंपल बात है, कुछ फीचर्स है उसके बारे में मैं बता देता हूं। देखो पहला फीचर्स क्या है कि स्ट्रिंग इज अज्यूम टू बी इनएक्सटेंसिबल। एक ऐसा धागा जो कभी भी एक्सटेंड ना करे, कितना भी खींचो तुम, लेकिन उसकी लंबाई फिक्स रहे। गजब बात है ना? तुम सोचो अगर अपने प्रैक्टिकल अपने आसपास कोई भी धागा है, उसको तुम कितनी भी ताकत से लगाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो खींचे नहीं। चाहे तुम लोहे का ही स्ट्रिंग बना लो, वैसे भी अपने पास जो धागा होता है, प्लास्टिक का धागा या किसी भी जूट का धागा, वो सब थोड़ा खींचो खींच जाता है। इनफैक्ट एक समय आता है जब स्ट्रिंग टूट जाता है। तो हमारे पास अगर कोई कहे कि आइडियल स्ट्रिंग है, क्वेश्चन में लिखा रहेगा अब मासलेस आइडियल स्ट्रिंग, मतलब इसका मतलब उस स्ट्रिंग को कभी भी एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, उसकी लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगी या लेंथ रिमेन सेम इवन ऑन स्ट्रेचिंग। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगला पॉइंट कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक टाइड टू द स्ट्रिंग इज ऑलवेज सेम एट एवरी पॉइंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो ये मैंने अभी ऐसे समझो पुली है, इस पुली से मैंने एक ब्लॉक लटका दिया और इस ब्लॉक से मान लो इस साइड मैंने दूसरा ब्लॉक लटका दिया। ये M1 है और ये M2 है। अगर इस पॉइंट का एक्सेलरेशन A है तो हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा? A ही होगा। समझ पा रहे हो? कहने का मतलब जिस तरह से आइडियल स्ट्रिंग कोई भी हो तो हर पॉइंट का एक्सेलरेशन, यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन A है, मान लो ये ब्लॉक M1 ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये ब्लॉक नीचे भी आएगा तो उसी एक्सेलरेशन A से आएगा। समझ में आ गया? ये कहने का मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक टाइड टू द स्ट्रिंग इज ऑलवेज सेम एट एवरी पॉइंट। क्लियर हुआ? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। वैसे इससे रिलेटेड अभी हम और सवाल देखेंगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो अगला पॉइंट कि टेंशन इज सेम एट एवरी पॉइंट थ्रू आउट द स्ट्रिंग। ये बात बिल्कुल सही बात है। अगर आइडियल स्ट्रिंग है हर पॉइंट पे सेम टेंशन होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने कहा कि एक कोई ग्राउंड पे मैंने 2 ब्लॉक रखा है M1 और M2 का, उसको हम एक कैपिटल F एक्सटर्नल फोर्स से इसको हम खींच रहे हैं। दोनों ब्लॉक को मैंने एक धागे से एक आइडियल स्ट्रिंग से लटका ज्वाइन कर दिया है। तो अभी आप सोचो सर इस ब्लॉक को आपने जहाँ पे टाइट किया है उसके आगे एक फोर्स लगेगा, एक टेंशन लगेगा, मैंने कहा T। अब अगर ये आइडियल स्ट्रिंग है तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम होना चाहिए। डायरेक्शन अलग हो सकता है लेकिन टेंशन की मैग्नीट्यूड सेम होगी। जैसे देखो इस पॉइंट पे सर इधर की तरफ लग रहा है तो ये जो ब्लॉक M1 है उस पर भी पुलिंग फोर्स है ना,
इधर की तरफ लगेगा। जितना टेंशन से ये M2 को खींच रहा है उतना ही टेंशन M1 को भी इधर की तरफ पुल करेगा। यहाँ तक समझ पाए? तो टेंशन जो होता है हर पॉइंट पे सेम होता है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। तो अभी हमने समझा कि टेंशन जो होता है किसी भी आइडियल स्ट्रिंग में हर पॉइंट पे सेम होता है। ठीक है, अच्छा कुछ और बात समझते हैं। जैसे कि देखो क्या लिखा हुआ है, इफ़ द स्ट्रिंग इज नॉट लाइट, मान लो अगर हल्का स्ट्रिंग नहीं है या फिर उसका मास यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब इफ स्ट्रिंग हैज सम मास देन टेंशन मे वेरी एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रिंग। मान लो ये अपने पास एक रॉड है, ठीक है, या मेटल का स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग के बेस पे मैंने एक M1 मास लटका दिया, तो इस पॉइंट पे कुछ टेंशन T1 होगा, इस पॉइंट पे टेंशन T2 होगा और इस पॉइंट पे टेंशन T3 होगा। मैंने क्या लिखा, T3 सबसे ज़्यादा होगा, फिर T2, फिर T1। ऐसा क्यों? सोचो इसके पीछे रीजन क्या है। देखो T1, एक काम करते, देखो ये T1 दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, ये बिल्कुल एंड पॉइंट पे है। T1 किसको अपोज करेगा, किसके फोर्स को के बदले लगाएगा? T1 के नीचे mg लग रहा है, सिर्फ लग रहा है ना। लेकिन अगर T2 की बात करो तो तुम बोलोगे सर ये जो T2 लग रहा है, ये जो अपना T2 लग रहा है, ये T2 एक तो धागा का इतना मास खुद का है स्ट्रिंग का, और साथ साथ इस ब्लॉक का मास। समझ पा रहे हो? ये मान लो कुछ m डैश होगा, तो ये T2 कितने को अपोज करेगा? ये टोटल वेट को अपोज करेगा, या टोटल वेट को पुल करेगा। समझ पा रहे हो? इसीलिए T2 ज़्यादा। अगर T3 की बात करो तो ये T3 अपने इतने वेट को अपोज करेगा, पुल करेगा, ठीक है, खींचेगा। तो T3 सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि देखो मास अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है। अगर ये आइडियल स्ट्रिंग में रहता, ये आइडियल स्ट्रिंग है क्या? नहीं, क्योंकि इसमें मास है। आइडियल स्ट्रिंग मतलब मासलेस स्ट्रिंग। क्लियर? तो अगर स्ट्रिंग में मास हो जाए तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम नहीं होगा, हर पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा। समझ में आ गया? ठीक, T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। क्लियर हुआ? अब कुछ बात देखो, कुछ इंपॉर्टेंट नोट। पहला पॉइंट कि हर एक स्ट्रिंग, जैसे मान लो अब हम स्ट्रिंग की बात करते हैं, आपको समझ में आ गया क्या मास वाला स्ट्रिंग की क्या कहानी होगी? अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंशन होगा। अब मान लो कि कोई भी स्ट्रिंग है, लेट्स से मेरे पास ये धागा है, मैंने इसके अंदर पहले 2 kg का ब्लॉक डाला, तो ये नहीं टूटा, बिल्कुल ये टेंशन अप से अपोज कर लिया, ये टेंशन से बैलेंस कर लिया। फिर मैंने इसको 10 kg का ब्लॉक डाला, फिर भी ये टेंशन अब T डैश कुछ एडजस्ट कर लिया। मैं क्या कह सकता हूँ? टेंशन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। बोलो क्लियर है? जितना वेट लगता जाएगा उतना एडजस्ट करता जाएगा। लेकिन क्या लगता है तुमको, अगर मैं इसके ऊपर 1000 किलो का 1000 किलो अगर मान लो मैंने वेट लगा दिया, मास कर दिया, फिर भी ये अपोज कर लेगा? नहीं। या हम ये कह सकते हैं कि हर धागे के अंदर में एक मैक्सिमम टेंशन लगाने की क्षमता होती है। हर एक धागा अपने टेंशन के मैक्सिमम वैल्यू तक किसी चीज़ को अपोज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद वो अपोज नहीं कर सकता, वो धागा टूट जाता है, मतलब वो धागा, वो स्ट्रिंग ब्रेक हो जाता है। यही लिखा हुआ है, ध्यान से देखो कि एवरी स्ट्रिंग कैन बियर अप टू अ मैक्सिमम टेंशन, दैट इज इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। आप पहले इसके अंदर में जो ब्लॉक था, आप मान लो 2 kg किए, फिर आपने 4 kg कर दिया, 10 kg कर दिया, 20 kg कर दिया, हो सकता है 20 kg तक इस ब्लॉक को ये स्ट्रिंग ने होल्ड करके रखा या टेंशन बैलेंस कर लिया। अगर आप जो ही अब 21 kg करोगे, ये धागा टूट जाएगी। तो हम कहेंगे कि इसकी मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितनी है? 20G, क्योंकि 20 kg इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, इट विल ब्रेक बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। क्लियर? एक सर्टेन लिमिट के बाद ये धागा टूट जाता है। तो ये जो मैक्सिमम टेंशन है जिसको ये होल्ड कर सकता है, जिसको वो बियर कर सकता है, द मैक्सिमम टेंशन विच अ स्ट्रिंग कैन बियर विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। समझ में आया? हर स्ट्रिंग की एक ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होती है। जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ उसके मटेरियल और उसके डायमेंशन पे डिपेंड करता है। ये ब्रेकिंग स्ट्रेंथ हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में, जहां मैं आपको बताऊंगा अलग अलग मॉडुलस होते हैं। यंग्स मॉडुलस के बारे में बात करेंगे, बल्क मॉडुलस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वहां आपको समझ में आएगा। फिलहाल आप ये समझो कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ एवरी स्ट्रिंग इज फाइनाइट। हर स्ट्रिंग का फिक्स होता है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ एंड डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड डायमेंशन। मेरे ख्याल से ये जो बात हमने आज पढ़ी, अभी मैंने आपको जो बताया कि स्ट्रिंग में टेंशन कितना होता है, क्या होता है टेंशन किन बातों पे डिपेंड करता है, ठीक है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या होता है, आइडियल स्ट्रिंग क्या होता है, ये सारे पॉइंट बहुत बेसिक बात है टेंशन से रिलेटेड। तो आज के इस लेक्चर में हमने यही कवर किया कि टेंशन क्या है। टेंशन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो किसी भी स्ट्रिंग के बीच में लगता है। ये टेंशन हमेशा एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट लगता है, मतलब टेंशन हमेशा पुलिंग इन नेचर होता है, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया आइडियल स्ट्रिंग के बारे में, फिर मैंने आपको बताया कि कोई स्ट्रिंग में अगर मास हो तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम नहीं होगा, ठीक है। फिर मैंने बताया हर स्ट्रिंग की एक ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होती है जो उनके मटेरियल और डायमेंशन पे डिपेंड करता है। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग टेंशन से रिलेटेड सवाल करेंगे, देखेंगे कि किस टाइप के सवाल आते हैं टेंशन से रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू।